Hello everyone, welcome to Numerical Funda, the easiest way to learn numericals. आज की इस वीडियो में हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये वीडियो बेटा BBA और BCom दोनों के ही बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है और दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये यूनिट 1 का पार्ट है। हम ऑलरेडी एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, आज हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो टॉपिक्स हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स के दो टाइप्स होते हैं, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड गैप। इस पूरी वीडियो में बेटा हम 48 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सो दैट आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पूरा पोर्शन कवर हो जाए। Dash may be defined as those rules of action or conduct which are adopted by the accountants universally while recording accounting transactions। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऐसे कौन से रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट हैं जो यूनिवर्सली अकाउंटेंट्स द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं। राइट, हमारे पास ऑप्शंस है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग policies, and the correct answer is accounting principles. The second question is the written statements and broad guidelines issued from time to time by the institutions of accounting professional on accounting principles and practices are called। हमसे क्या पूछा जा रहा है, कुछ written statements और broad guidelines जो समय समय पे अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है, किसके लिए? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस के लिए। उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शंस हैं बेटा हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड द करेक्ट आंसर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। The third question is accounting principles are known as। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, एंड द करेक्ट आंसर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। प्रिंसिपल्स को बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से एक चीज क्लियर कर लीजिए, रूल्स ऑफ एक्शंस या कंडक्ट या स्टेटमेंट्स या फिर ब्रॉड गाइडलाइंस, कोई भी ऐसा एक्शन जो हमें ये बताता है कि हमें अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए, वो किसका पार्ट हो जाता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं। Which of the following characteristics are possessed by accounting principles? हमसे पूछा जा रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं ऑब्जेक्टिविटी, एप्लीकेशन, यूज, सिंप्लिसिटी, ऑल ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सारी ही चीजें किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में होनी चाहिए। The next question is dash may be expressed as those rules, guidelines and principles which are derived from experience and practice, and when they are useful to accounting practice they then become accepted as accounting principles। हमें बताना है कि वो रूल्स, गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स जो डिराइव किए जाते हैं, निकाले जाते हैं किससे बेटा? एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस से। और जब हमें वो अकाउंटिंग प्रैक्टिस में यूजफुल लगने लगते हैं तो हम उनको एज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शंस है हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, गैप, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, एंड द करेक्ट आंसर इज गैप। अगर सिर्फ आपसे पूछा जाता कि ऐसे रूल्स और गाइडलाइंस जो यूनिवर्सली अकाउंटेंट द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं तो वो प्रिंसिपल होते, पर ऐसे रूल्स, गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स जो एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस के बेस पे डिराइव किए जाते हैं और यूज करने के बाद जब हमें वो यूजफुल लगते हैं तो उनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल मान लिया जाता है। तो ये किसकी डेफिनेशन है? गैप की। राइट, गैप मीन्स, गैप का फुल फॉर्म क्या होता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, generally accepted accounting policies, generally associated accounting principles, generally associated accounting policies, and the correct answer is option number A, generally accepted accounting principles। Accounting principles can be classified into two categories, namely dash and dash। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उनका नाम क्या है? ऑप्शंस है हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड गैप,
accounting concepts and conventions, none of these. And the correct answer is accounting concepts and conventions. Principles को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, concepts and conventions, right? The next question is dash includes those basic assumptions or conditions upon which the science of accounting is based and are also termed as ground rules or postulates. हमें क्या बताना है, ऐसे कौन से बेसिक एजम्पशंस और कंडीशंस हैं जिनके बेस पे अकाउंटिंग चलती है और उन्हें ग्राउंड रूल्स या पोस्टुलेट्स भी बोला जाता है. ऑप्शंस हैं accounting principles, accounting concepts, accounting conventions, none of these. And the correct answer is accounting concepts. The next question is dash includes those customs or traditions which guide the accountant while preparing the accounting statements and are also known as doctrines. Right? हमें बताना है कि ऐसे कौन से customs और traditions हैं जिनके बेस पे अकाउंटेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं और उनको डॉक्ट्रिन्स भी बोला जाता है. ऑप्शंस accounting principles, accounting concepts, accounting conventions, none of these. And the correct answer is accounting conventions. तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिए बेटा, अगर कोई रूल्स ऑफ एक्शंस हैं, कोई कंडक्ट है, कोई गाइडलाइंस है अकाउंटिंग को करने के लिए, तो उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं. और ऐसे प्रिंसिपल्स जो प्रैक्टिस के बेस पे हम डिराइव करते हैं और जब वो हमें यूजफुल लगते हैं तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कन्वर्ट होते हैं, तो वो गैप होता है. एजम्पशंस और कंडीशंस की अगर बात करें तो वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कस्टम्स और ट्रेडिशंस की बात करें तो वो कन्वेंशंस होते हैं. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स. अब बेटा कॉन्सेप्ट्स 8 तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप अपनी स्टडी मटेरियल में जाके देख लीजिए. तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस हमारे पास बिजनेस एंड बिजनेसमैन टुगेदर, बिजनेस एंड क्रेडिटर्स टुगेदर, बिजनेस एंड डेटर्स टुगेदर, separate existence of business. And the correct answer is option number D, separate existence of business. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें बोलता है कि ओनर अलग है बिजनेस का और बिजनेस अलग है, तो बिजनेस में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आएंगे जो बिजनेस के होंगे, ओनर के नहीं. तो बिजनेस का अपना एक अलग सेपरेट एग्जिस्टेंस है. On the basis of which concept capital appears in the liability side of the balance sheet and proprietor is treated as creditor. हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे कैपिटल को हम लाइबिलिटी मानते हैं और प्रोप्राइटर मींस ओनर को हम क्रेडिटर की तरह ट्रीट करते हैं. ऑप्शंस मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. एंड द करेक्ट आंसर इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. क्योंकि हमने ये माना ओनर और बिजनेस अलग अलग है, तो ओनर अगर कुछ पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या होगी, लाइबिलिटी होगी बिजनेस के लिए. एंड जो ओनर होगा वो क्या होगा, क्रेडिटर, वो उसको फंड प्रोवाइड कर रहा है, तो वो हो गया क्रेडिटर. राइट. Which of the following are effects of separate entity concept? इनमें से कौन से effects हैं separate entity concept के? Options है financial position of the business can be easily find out, earning capacity of business can be easily ascertained, financial position of one year may be compared with another year, both A and B. And the correct answer is both A and B. जब हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को सेपरेट रखते हैं, अलग रखते हैं, तो उसके बेस पे हम फाइनेंशियल पोजीशन और अर्निंग कैपेसिटी किसी बिजनेस की बता सकते हैं. अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल बी इन एग्जिस्टेंस. हमसे पूछा जा रहा है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस की जो एग्जिस्टेंस है वो कब तक रहेगी, टेम्पररी, परमानेंटली, indefinite period, definite period. And the correct answer is indefinite period. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब ही होता है बेटा कि कोई बिजनेस एक लंबे समय तक कंटिन्यू रहेगा, ना ही हमारा कोई इंटेंशन होता है बिजनेस को बंद करने का और ना ही कोई जरूरत होती है. कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो वो क्या सोचता है कि हम लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट अर्न करेंगे, बंद करने के लिए कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करता. तो टाइम पीरियड क्या होगा, इनडेफिनिट. राइट. The next question is the going concern concept is the underlying basis for. Going concern concept के basis पे क्या किया जाता है? Options है depreciating fixed asset over their useful lives,
disclosing the market value of securities, consolidating the accounts of subsidiary companies with those of parent company, disclosing the sales and other operating information in the income statement. And the correct answer is option number A, depreciating fixed asset over their useful life. The next question is, which of the following are effects of going concern concept? अब going concern concept के क्या effect हो सकते हैं? Options है, market price of fixed asset is not considered, working life of asset is taken into consideration for writing of depreciation, accountant always remains hopeful about continuity of business and he does not stop writing transactions even though the condition of business deteriorating, all of these. अब ऑप्शंस स्टडी कर लेते हैं बेटा. पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि मार्केट प्राइस को कंसिडर नहीं किया जाता है, बिकॉज हमने जब परचेज किया है हम कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं तो हम मार्केट प्राइस को कंसिडर नहीं करेंगे. पॉइंट नंबर 2, किसी भी एसेट की जो लाइफ है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है सो दैट हम डेप्रिसिएशन को डिटरमाइन कर सकें. तो ये हमने ऊपर वाले एमसीक्यू में भी पढ़ा था कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है. और तीसरा ऑप्शन, अकाउंटेंट ये होप कर रहा है कि बिजनेस कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, तो अगर बिजनेस लॉस में भी है या उसकी ग्रोथ डिक्रीज हो रही है तब भी वो ट्रांजैक्शंस को लिखना बंद नहीं करता, इस होप के साथ कि बिजनेस आगे चलेगा. तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है बेटा, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. A concept that a business will not be sold or liquidate in the near future is known as. क्या पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे हम ये मान लेते हैं कि बिजनेस ना ही बेचा जाएगा और ना ही लिक्विडेट होगा. लिक्विडेट मीन्स बंद हो जाना, नष्ट हो जाना. तो ऐसा नियर फ्यूचर में नहीं होने वाला, ये हम मानते हैं. तो ऑप्शन है हमारे पास गोइंग कंसर्न, सेपरेट एंटिटी, रियलाइजेशन, अकाउंटिंग पीरियड. एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग कंसर्न, क्योंकि इसमें हम मान रहे हैं कि बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलेगा, ना ही बेचा जा रहा है और ना ही बंद हो रहा है. राइट. The next question is, according to which concept only monetary transactions will be recorded on the books of accounts? ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करते हैं. मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स मींस बेटा वो ट्रांजेक्शन्स जिनको हम मनी में मेजर कर पाए. ऑप्शन है हमारे पास कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. एंड द करेक्ट आंसर इज मॉनेटरी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. Which of the following will be recorded in the books of account according to money measurement concept? अब हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को देखते हुए. ऑप्शंस है एम्प्लॉयज मोटिवेशन, कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल इन द बिजनेस, मैनेजिंग एबिलिटी ऑफ द मैनेजर. तो ये देखिए बेटा, इसमें जो पहला ऑप्शन है एम्प्लॉयज का मोटिवेशन, ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटेटिव. मोटिवेशन को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते. ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं बिजनेस की, तो उसको भी मनी में मेजर नहीं किया जा सकता. किसी मैनेजर की एबिलिटी मैनेज करने की, उसको भी मनी में मेजर नहीं किया जा सकता. सिर्फ पैसों के फॉर्म में हम क्या बता सकते हैं कि किसी बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग. According to which concept the life of the business is divided into appropriate segments for studying the results shown by the business after each segment? हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे हम बिजनेस की लाइफ को appropriate segments में, मतलब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सो दैट हम उस पर्टिकुलर सेगमेंट के रिजल्ट को स्टडी कर पाए. ऑप्शंस हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. तो सही आंसर क्या होगा बेटा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, हम जो पूरी लाइफ है बिजनेस की उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सो दैट हर एक सेगमेंट के बाद हम रिजल्ट को चेक कर पाए. द अकाउंटिंग ईयर मीन्स, अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है, from 1st April to 31st March, from 1st March to 31st April, from 30th April to 31st March, none of these. तो बहुत सिंपल है, सबको पता होगा बेटा. 1 अप्रैल से लेके 31st मार्च तक के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर. Which one of the following are the effects of accounting period concept?
कौन से इफेक्ट्स है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के? ऑप्शंस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ 1 year may be compared with another year, earning capacity of 1 year may be compared with another year, the comparisons help the management in planning and increasing the efficiency of business, all of these. अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बेटा बिल्कुल ऐसे ले लो जैसे बीकॉम या बीबीए में आप हर सेमेस्टर पढ़ते हो और आपको रिजल्ट मिलता है, उस सेमेस्टर के बेस पे आप नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करते हो। अगर आपसे बोला जाए कि 3 साल तक आप पढ़िए और उसके बाद सीधा अपना रिजल्ट देखिएगा तो क्या होगा? आपको फीडबैक नहीं मिलेगा कि मेरी परफॉर्मेंस या जो मेरी तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो सेम काम करता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। हम उसको सेगमेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो पार्ट्स को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग ईयर। तो हर एक अकाउंटिंग ईयर के बेस पे हम क्या कर लेते हैं? पहला ऑप्शन, फाइनेंशियल पोजीशन कंपेयर करते हैं एक साल से दूसरे साल की, अर्निंग कैपेसिटी देखते हैं एक साल कितनी है और उसका कंपैरिजन करते हैं विद अनदर ईयर दूसरे साल से, और इन्हीं कंपैरिजंस के बेस पे मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग कर सकता है और अपनी बिजनेस की इफिशियंसी को बढ़ा सकता है। तो ये सारे ही ऑप्शंस बेटा ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट? हमसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि हर एक जो डेबिट साइट है वो किसके बराबर होनी चाहिए? क्रेडिट साइट के बराबर। ऑप्शंस है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, एंड द राइट आंसर इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा आपको? डुअल मीन्स होता है दो, तो ये बोलता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम कर रहे हैं तो उसके मिनिमम कितने इफेक्ट्स होने चाहिए? 2 इफेक्ट्स। जैसे हमने एक बिल्डिंग परचेज की, तो जब बिल्डिंग परचेज करने के लिए हमने पैसा दिया तो एक एस्पेक्ट क्या हो गया? कैश हमारे पास से चला गया। और दूसरा, क्योंकि हमने बिल्डिंग परचेज की तो अब हम ओनर हो गए उस बिल्डिंग के, हमारे पास वो बिल्डिंग आ गई, तो हमें मिला क्या? बिल्डिंग मिली और कैश गया। तो 2 एस्पेक्ट्स हैं। तो हर एक डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड के बराबर होनी चाहिए, ऐसा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? ऑप्शंस हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, एसेट्स प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, assets equal to liabilities plus capital, and the correct answer is option number D, assets equal to liabilities plus capital। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है बेटा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड आप क्या लिखते थे? पहले कैपिटल लिखते हैं फिर लाइबिलिटीज लिखते हैं, तो इट मींस कैपिटल और लाइबिलिटी एक साथ टोटल होती है, और राइट हैंड साइड में क्या होता है? एसेट होती है। तो जहां पे भी लिखा हो एसेट्स किसके बराबर है? लाइबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के बराबर, वो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। The next question is, dash concept is the foundation on which the entire system of bookkeeping and accountancy is based। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसको फाउंडेशन माना जाता है पूरी बुककीपिंग और अकाउंटेंसी के लिए? ऑप्शंस, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो करेक्ट आंसर है बेटा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे पूरी की पूरी बुककीपिंग और अकाउंटेंसी की जाती है। Which of the following statement is true about cost concept? आपसे पूछा जा रहा है cost concept के लिए कौन सा statement सही है? तो options हैं बेटा, fixed assets are recorded at a price at which they are acquired, bracket में cost, this cost is the basis for all subsequent accounting for the assets, cost less depreciation is called book value, all of these, and the correct answer is all of these। इन तीनों ही पॉइंट से बेटा आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प मिलेगी। पहला पॉइंट आपको बोल रहा है कि जब भी हम कोई फिक्स एसेट परचेज करके लाते हैं तो उसको किस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं? जिस प्राइस पे हमने वो परचेज की होती है, एक्वायर की होती है, तो उसको कॉस्ट भी बोला जाता है किसी पर्टिकुलर एसेट का। और जो कॉस्ट हमने रिकॉर्ड कर दी वो आगे आने वाले सालों के लिए अकाउंटिंग के लिए क्या काम करता है? उसके बेस का काम करता है। जैसे हमने 1 लाख की मशीन परचेज की 2019 में, तो हमने 2019 में 1 लाख लिखा और वो अगले आने वाले सालों में 1 लाख उसके लिए क्या काम करेगा? बेस का काम करेगा। तीसरा पॉइंट, कॉस्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? बुक वैल्यू, क्योंकि हम ये मानते हैं बेटा फिक्स एसेट की जो क्वालिटी है वो उसको यूज करने से कहीं ना कहीं डिक्रीज होती है, तो हर एक फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, और जब कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? बुक वैल्यू।
Which of the following shows the effects of cost concept? इसमें से कौन सा कॉस्ट कॉन्सेप्ट के इफेक्ट को शो करता है? तो ऑप्शन है हमारे पास, ड्यू टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट मार्केट प्राइस इज इग्नोर्ड एंड बैलेंस शीट इंडिकेट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑन कॉस्ट एंड एक्सपायर्ड कॉस्ट बेसिस. This concept is mainly for fixed assets. Current assets are not affected by it. Both A and B. And the correct answer is both A and B. ये दोनों ही चीजें होती हैं बेटा कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से. अभी हमने मीनिंग समझी थी. कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं? मार्केट प्राइस को इग्नोर करते हैं. मीन्स जो प्राइजेस में चेंज हो रहा है उसको इग्नोर करते हैं. और कौन सी कॉस्ट लिखते हैं? जिस कॉस्ट पे हमने परचेज किया होता है. क्योंकि परचेज वाली जो कॉस्ट है बेटा वो पुरानी कॉस्ट है, तो उसको एक्सपायर्ड कॉस्ट भी बोला जाता है. और हर एक फिक्स एसेट को इंक्लूड किया जाता है इस कॉन्सेप्ट में. करंट एसेट्स का इससे कोई मतलब नहीं है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करंट एसेट्स आर अपेयर इन द बैलेंस शीट एट. अब ऊपर जब हमने बोला कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिर्फ फिक्स एसेट पे लगता है और जिसपे हम कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन लिख के बुक वैल्यू पता करते हैं, तो करंट एसेट्स में क्या लगना चाहिए? ऑप्शंस है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर, cost or market price whichever is lower, cost market price, and the correct answer is option number B. cost या market price इसमें से जो भी कम होगा वो current asset की वैल्यू मान ली जाएगी. तो यहाँ पे बेटा current assets की जगह इन्वेंट्री लिखा हो सकता है, स्टॉक लिखा हो सकता है. तो आपको ये पहचानना है कि current assets के टाइप क्या होते हैं. बेस उनके लिए एक ही होता है. कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो कम होगा उसको हम उसकी प्राइस मान लेंगे. According to dash concept, revenue is recognized when a sale is made. ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये बोला जाता है कि जब सेल होती है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाता है? ऑप्शंस हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. इसको रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है. रेवेन्यू को ऐसे समझ लो बेटा, जो भी हमने सामान बेचा है उससे जितना भी पैसा आया वो क्या कहलाता है? सेल्स रेवेन्यू. The next question is, sale is considered to be made at the point when goods passes to the buyer and he becomes legally liable to pay for it. This statement is true or false? सेल कंसिडर की जाती है उस पॉइंट पे जब हम गुड्स या सामान को बायर को पास ऑन कर दें और वो लीगली लाइबल हो जाए उस सामान के लिए पेमेंट करने के लिए. तो यही बेटा रेवेन्यू रिकॉग्निशन का बेस है. सेल तब मानते हैं जब हम बायर को सामान पास ऑन कर देते हैं और वो हमें पेमेंट करता है. तो ये स्टेटमेंट है सही. रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन. रेवेन्यू जनरली कब माना जाता है कि हमें मिल गया? ऑप्शंस है प्रोडक्शन इज डन, गुड्स आर डिलीवर्ड, ऑर्डर फॉर गुड इज रिसीव्ड, कैश इज रिसीव्ड. सिंपल है. प्रोडक्शन जब पूरा हो जाए, गुड्स जब डिलीवर कर दिए जाए, ऑर्डर मिल जाए गुड्स को बनाने का, या फिर कैश मिल जाए. तो जो सही आंसर है वो है बेटा गुड्स आर डिलीवर्ड. क्योंकि जब हम सामान किसी कस्टमर के पास पहुंचा देते हैं, अब उसको सामान मिल गया है तो वो लीगली लाइबल हो जाएगा हमें पेमेंट करने के लिए. राइट? Which of the following statement is true about periodic matching of cost and revenue concept? कौन सा स्टेटमेंट सही है? पीरियडिक मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको क्या बोला जाता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट. राइट? ऑप्शंस है दिस इज बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. बिल्कुल सही है. मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो अकाउंटिंग पीरियड पे बेस्ड है. In order to determine the profit, it is necessary that revenues of the period should be matched with the cost of that period. इसीलिए बेटा इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट बोला जाता है. क्योंकि जब भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि उस ईयर का जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितनी भी कॉस्ट हमने लगाई है वो दोनों आपस में मैच करें. इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ एफर्ट्स एंड अकम्प्लिशमेंट. इसको कहीं पे नोट कर लीजिए. एक तो मैचिंग कॉन्सेप्ट नाम है इसका, दूसरा नाम क्या है? एफर्ट्स एंड अकम्प्लिशमेंट. ऑल ऑफ दीज मैंने पहले ही बताया, ये सारे ही स्टेटमेंट इस कॉन्सेप्ट के बारे में सही हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस. अभी तक बेटा सारे क्वेश्चंस जो हमने किए थे वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे. अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है अकाउंटिंग कन्वेंशंस का? कंजर्वेटिव्स, डिस्क्लोजर, consistency, materiality, all of these. And the correct answer is all of these. आपको नोट करना होगा कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस
4 टाइप्स के होते हैं और ये चारों के नाम यहाँ पे आपको मेंशन है। इसके अलावा जो भी नाम आएगा वो आपके लिए क्या है, कॉन्सेप्ट है। द पॉलिसी एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस इज ड्यू टू। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें हम आने वाले प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, पर जितने भी पॉसिबल लॉसेस हैं, मतलब जो लॉसेस हो सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तैयारी करके रख रहे हैं। ऑप्शंस: कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। चारों ही कन्वेंशन के नाम है यहाँ पे। और ये कौन सा कन्वेंशन बताता है बेटा हमको, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब कंजर्व करके रखना, खुद को बचा के रखना। तो होने वाले सारे लॉसेस के लिए खुद को तैयार अगर हमें करना है तो वो कौन सा कन्वेंशन है, कंजर्वेटिज्म। The methods of accounting are equal in different financial years arises due to। हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स या अकाउंटिंग ईयर्स में अकाउंटिंग की मेथड्स को एक जैसा रखते हैं, इट मींस हर साल हम एक जैसी अकाउंटिंग मेथड्स को यूज कर रहे हैं, तो ये किसकी वजह से होता है। ऑप्शंस है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। एंड द करेक्ट आंसर इज कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब जो एक जैसी परफॉर्मेंस लगातार बनी रहे। तो कंसिस्टेंट हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, अकाउंटिंग मेथड्स को। हर साल हम एक जैसी अकाउंटिंग मेथड्स को यूज करते हैं सो दैट कंपैरिजन करना इजी हो जाए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविजंस फॉर बेड डेट्स इज मेड ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ। जो बेड डेट्स के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, बेड डेट्स क्या होते हैं बेटा, जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो हमारे डेटर्स बनते हैं, और वो डेटर्स जो हमें पैसे वापस नहीं कर पाते वो क्या हो जाते हैं, बेड डेट। तो प्रोविजन बनाया, हमें लगा कि इतने डेटर्स जो है वो हमारा पैसा रिटर्न नहीं कर पाएंगे, तो हम उसके लिए प्रोविजन बना के चल रहे हैं। ये हम किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते हैं। ऑप्शंस है कंजर्वेशन, रेवेन्यू मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, बोथ ए एंड बी। तो फुल डिस्क्लोजर तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर हमें क्या बताता है कि हम वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को यूजर्स तक पहुंचाएं जो उनके लिए रिलेवेंट हो, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। कंजर्वेशन और रेवेन्यू मैचिंग, इन दो कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम प्रोविजन बनाते हैं बेड डेट्स के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in accordance with which basic accounting concept। it means क्या पूछ रहा है हमसे कि पूरी लाइफ टाइम में कोई भी बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग। ऑप्शंस है मैचिंग, कंजर्वेशन, अकाउंटिंग पीरियड, नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज अकाउंटिंग पीरियड। हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हम किस लिए यूज करते हैं, सो दैट हम हर साल की परफॉर्मेंस को मेजर कर पाए। तो हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस लिए बनाए जाते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग पीरियड। When information about two different businesses have been prepared, presented in a similar manner, the information exhibits the characteristics of। हमसे क्या पूछा जा रहा है, जब कोई इंफॉर्मेशन, दो बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन एक जैसे वे में प्रेजेंट की जाए, सिमिलर वे में प्रेजेंट की जाए, तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, वेरिफिलेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा बेटा नन ऑफ दीज, क्योंकि जब दो इंफॉर्मेशंस एक वे में प्रेजेंट की जाती हैं तो उससे हम क्या कर पाते हैं, चीजों को कंपेयर कर पाते हैं। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन होता कंपेरेबिलिटी तो वो सही होता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग आर। किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन मेक करते हैं। तो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ऑप्शंस है हमारे पास relevance of freedom from bias, comparability and consistency, reliability and comparability, none of these। बेटा वैसे तो ये सारी ही चीजें होनी चाहिए, वो फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, मतलब कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, कंपेयर करने में इजी हो,
हर साल हम कंसिस्टेंट रखें अपनी मेथड्स को, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, रिलायबिलिटी हो। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है प्राइमरी क्वालिटीज, बेसिक क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। Dash refer to the specific accounting principles and the methods of applying those principles adopted by the enterprises in the preparation and presentation of financial statements. अब ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और उनको अप्लाई करने की मेथड्स जो किस लिए यूज की जाती हैं, सो दैट हम तैयार कर पाए और प्रेजेंट कर पाए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उनको क्या बोला जाता है। ऑप्शंस है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। सो द राइट आंसर इज अकाउंटिंग पॉलिसीज। दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, ये तरीके हैं, ये मेथड्स है प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के, राइट। Contingent liability appears as a footnote in the balance sheet. This is in accordance with the accounting principle. क्या पूछा जा रहा है कि अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट के फुटनोट में लिखें, फुटनोट मींस नीचे आपने बैलेंस शीट खत्म करने के बाद उसको लिखा है, तो ये आप किस अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऑप्शंस है कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, एंड द करेक्ट आंसर इज डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में ही हम बोलते हैं कि जितनी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो यूजर्स तक जानी चाहिए, तो ये यूजर्स को बताना जरूरी है कि कितने की कंटिंजेंट लायबिलिटी हो सकती है, तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस शीट के फुटनोट में शो करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनेक्टेड विद द कॉस्ट प्रिंसिपल्स, एसेट्स रिक्वायर्ड फॉर यूज्ड नॉट फॉर रीसेल। कॉस्ट प्रिंसिपल के साथ साथ ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें यह बोला जाता है कि एसेट्स जो है वो यूज करने के लिए लाई जाती है, रीसेल पर्पस के लिए नहीं लाई जाती, मींस उसको दोबारा बेचने के लिए हम नहीं ला रहे हैं। ऑप्शंस है कॉस्ट प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, नन ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम मान रहे हैं कि बिजनेस बंद नहीं होगा, और जब हमने ऐसा माना तो हम एसेट्स इसीलिए ला रहे हैं कि उससे हम काम लेते रहे पर उसको बेचे नहीं। कब बेचेंगे, जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, राइट। अकॉर्डिंग टू डैश प्रिंसिपल स्पेसिफाइज दैट cost or expenses should be recorded at the time as the revenue to which they corresponded. क्या पूछा जा रहा है हमसे, किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो खर्चा या कॉस्ट हमारी लग रही है वो किस समय रिकॉर्ड की जाती है, जब वो खर्चा किसी पर्टिकुलर रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए, रेवेन्यू को अर्न करने के लिए किया जाए। ऑप्शन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सिंपल है, किस पॉइंट पे हमने ये पढ़ा था कि कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू से मैच करनी चाहिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट। Which of the following is not an accounting conventions? इनमें से कौन सा अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है। कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, मैचिंग, कंसिस्टेंसी, एंड द करेक्ट आंसर इज मैचिंग, क्योंकि मैचिंग तो कॉन्सेप्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेचर ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा अकाउंटिंग का नेचर नहीं है। ऑप्शंस हैं लीगल रिक्वायरमेंट, हिस्टोरिकल नेचर, नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर रिकॉर्डेड, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा नेचर नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा बेटा, नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड, राइट। हम क्या करते हैं, हम क्वालिटेटिव नेचर को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट है क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तौर पे उसको यूज करते हैं। हिस्टोरिकल है क्योंकि जो हो चुका उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और डिस्क्लोजर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटस का, हर साल हम बताते हैं अपने यूजर्स को कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्विचिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फ्रिक्वेंटली विल वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ। हमसे क्या पूछा जा रहा है, स्विचिंग मतलब चेंज करना। अगर लगातार हम किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज करते जा रहे हैं तो ये किस प्रिंसिपल का वायलेशन है, मतलब कौन सा प्रिंसिपल हम तोड़ रहे हैं ऐसा करके। कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी। सो द करेक्ट आंसर इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहना मतलब हर साल एक जैसे अकाउंटिंग मेथड्स को, प्रिंसिपल्स को यूज करना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम हर साल चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, कंसिस्टेंसी को हम तोड़ रहे हैं।
डैश इज बेसिकली रिकॉग्नाइजेज बाय कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हमसे पूछा जा रहा है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट के द्वारा किसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, किसको पहचाना जाता है। ऑप्शंस है हिस्टोरिकल कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट की जगह बेटा एक्वायरेबल कॉस्ट होती, परचेजिंग कॉस्ट होती या बुक वैल्यू होती तो वो भी सही होता, क्योंकि कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको यही बोलता है कि जिस प्राइस पे आप परचेज करके लाए हैं उसको रिकॉर्ड करिए, राइट। The next question is, according to accrual concept, which of the following is not true? Accrual concept के according कौन सा सही नहीं है? Options है sales plus gross profit equal to revenue, revenue minus expenditure equal to profit, revenue equal to profit minus expenditure, revenue minus profit equal to expenditure. So the correct answer is option number A, sales plus gross profit equal to revenue. ये कभी नहीं होता बेटा, आपको एक्रूअल कॉन्सेप्ट के लिए फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्रॉफिट। हम जितनी भी सेल्स अर्न करते हैं उसमें से हम सारे खर्चे घटा के अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही सही है। सी और डी में क्या हुआ है, जो ये फॉर्मूला है ये सिर्फ आपने मोल्ड किया है। अगर इक्वल टू के एक साइड आप रेवेन्यू रखेंगे और एक्सपेंडिचर को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो इससे बन गया आपका ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका, अगर आप एक्सपेंडिचर को एक साइड रखना चाहते हैं तो एक्सपेंडिचर आप इक्वल टू के दूसरी तरफ ले आइए तो प्लस में रहेगा एक्सपेंडिचर, राइट। और प्रॉफिट को जब आप दूसरी साइड लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बन गया रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सेल्स में ग्रॉस प्रॉफिट प्लस करके कभी भी रेवेन्यू हमको नहीं पता चलता। And the last question is, which of the following are the example of some of the areas in which accounting policies may be adopted? Right? हमने accounting policies के बारे में क्या पढ़ा था? Accounting principles को apply करने की जो methods हैं उनको क्या बोला जाता है? Accounting policies. तो उसके examples क्या क्या हो सकते हैं? Method of depreciation, valuation of inventories, valuation of investment and fixed assets, treatment of goodwill, all of these. And the correct answer is all of these. ये सारे ही बेटा accounting policies के example हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी methods होती हैं और आपको decide करना होता है कि कौन सी method आप use करेंगे, right? I hope आपके सारे accounting concepts और conventions clear हो गए होंगे. Keep watching for more videos.